हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन सर लाइव में। दिस इज जतिन सिंह और स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका कैश बुक। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में एक चैप्टर पढ़ाया था जिसको हम जर्नल कहते थे। जर्नल क्या है? जर्नल वो पहली बुक है जिसके अंदर एक बिजनेस जैसे जैसे उसकी ट्रांजैक्शन होती जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सुबह से शाम तक, एक साल तक, उन सभी ट्रांजैक्शन को अपनी उस बुक में रिकॉर्ड करता है। तो स्टूडेंट्स, अब बात आता है कि अगर इस जर्नल के अंदर एक बिजनेसमैन अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकता है तो हम ये अलग से ये कैश बुक क्यों पढ़ रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, अगर आपका बिजनेस क्या है, छोटा है, अभी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, स्मॉल है, अभी आपकी बहुत कम ट्रांजैक्शंस होंगी, आपकी 100, 200, 500, 1000 ट्रांजैक्शंस हो रही है, तो उस सिचुएशन में तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी ये जो बुक है ना जर्नल, उसके अंदर सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपकी परचेज, आपकी सेल, आपकी कैश से रिलेटेड सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जितनी भी आपकी ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस है, बहुत आसानी से इस बुक के अंदर आ जाएंगी। वो रिकॉर्ड करना ईजी है। लेकिन जैसे जैसे आपके बिजनेस का साइज बढ़ता जाएगा, पहले आप एक छोटे बिजनेस थे, अब आप एक बड़े बिजनेस बन गए, है ना, आपकी कंपनी और बड़ी बन गई, मल्टीनेशनल कंपनी बन गई, तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी हजारों से बढ़ के लाखों में आ जाएगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अब हम इस जर्नल के अंदर उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाए? नहीं। तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इस जर्नल के अलावा हमने कुछ सब्सिडरी बुक्स बनाई। उन सब्सिडरी बुक्स के अंदर जब हमारे बिजनेस का साइज क्या हो गया, लार्ज हो गया, बड़ा हो गया, जब ट्रांजैक्शंस भी हमारी न्यूमरस होने लगी, हजारों, लाखों, करोड़ों में ट्रांजैक्शन होने लगी, तो हमने क्या किया, इस जर्नल के अलावा कुछ और सब्सिडरी बुक्स थी जिनमें हमारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जैसे अगर आपकी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, कैश की रिसिप्ट हुई, कैश की पेमेंट हुई, तो आप सारी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करोगे। जैसे ही आपने कोई सामान खरीदा या कोई फर्नीचर खरीदा, कुछ भी खरीदते हैं, तो आप परचेज बुक में वापस कर दिया खरीदा हुआ सामान, तो परचेज रिटर्न बुक में। फिर से कोई बेचा है, सेल्स रिटर्न बुक में, बेचा हुआ सामान वापस आ गया तो वो सेल्स रिटर्न बुक। और इन बुक के अलावा ये जो पांचों बुक मैंने बताई ना, वो ऐसी ट्रांजेक्शन जो इन पांचों बुक में किसी में नहीं इंक्लूड होने वाली, वो अलग से ही कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आ गई तो उसको हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको कहते हैं जर्नल प्रॉपर। तो यानी हमने क्या किया, 6 सब्सिडरी बुक्स बनाई जिसके अंदर हम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को उस पर्टिकुलर रिलेटेड बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो बात आती है, क्वेश्चन आता है कि सर ये तो ठीक है, फिर हमने कैश बुक इस चैप्टर को ही पढ़ने का डिसीजन क्यों लिया? ये कैश बुक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम अलग से इस बुक को, इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और ये जो आपकी जो रिमेनिंग जितनी भी 5 बची हुई बुक्स और है उनको हम सिर्फ इकलौते एक चैप्टर में पढ़ रहे हैं? यानी ये चैप्टर तो आपका कैश बुक, नेक्स्ट चैप्टर आपका सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में आप इन जो रिमेनिंग बची हुई 5 बुक है ना, इनको पढ़ेंगे, और ये जो 6th बुक आपकी कैश बुक है उसको आज पढ़ रहे हैं। तो कैश बुक इतनी बड़ी बुक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसा क्यों है कि इसी बुक को हमें आज पढ़ने की जरूरत है? तो स्टूडेंट्स, इसको समझते हैं हम, इसके मीनिंग्स। तो देखिए कैश बुक का मीनिंग क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस है, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करेंगे किस बुक के अंदर, कैश बुक के अंदर। और आपकी सिर्फ कैश की ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी, इसमें आपकी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड होगी। ये बात हमेशा याद रखना। यानी आपकी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, दोनों ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जिस बुक को आप प्रिपेयर करेंगे उस बुक को हम कहते हैं कैश बुक। और ये कैश बुक क्या है? ये एक सब्सिडरी बुक है। ठीक है। सेकंड चीज, इसका फायदा क्या है? देखो, ये क्या करती है, बिजनेसमैन की हेल्प करती है। क्या हेल्प करेगी बिजनेसमैन की? तो उसको जानना है कि उसका बैलेंस कितना है। मान लीजिए उसने सारा दिन काम किया, सारा दिन खरीदा बेचा, कुछ भी उसने अपना वर्क किया है, तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई, शाम को ये जब उसने शॉप को बंद किया तो वो उसको आसानी से पता चल जाएगा, हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल की उसका कैश इन हैंड, यानी उसके पास कितना कैश है और उसके बैंक में कितना उसका बैंक बैलेंस है। इन दोनों ही चीजों का, इन दोनों ही बैलेंस का पता कब उसको चलेगा? जब वो क्या प्रिपेयर करेगा, अलग से कैश बुक को प्रिपेयर करेगा। तो उससे क्या हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ ना, बिजनेस करने में आसानी हुई। उसको बैंक बैलेंस, अपना कैश बैलेंस पता चलता गया, कैश से रिलेटेड कितना कैश रिसिप्ट हुई, कितनी कैश की पेमेंट हुई, बैंक में कितने अमाउंट आया, बैंक से कितनी पेमेंट हुई। तो इन सारे डिसीजंस को उसको कैसे पता चलेगा ट्रांजेक्शन्स का, जब वो कैश बुक प्रिपेयर करेगा। देखो, अब एक बात याद रखना, ये चैप्टर अब मैंने आपको बताया ना कि कैश बुक को ही हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, उसका सिर्फ एक इंपॉर्टेंट कारण है मेन।
जब भी स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जितनी भी आपकी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं और उसको अगर आपने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे आप, कैश बुक में। तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ना, हम लेजर में अगर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, जर्नल में जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो बाद में उसको लेजर में पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर देते हैं उसको। तो ठीक उसी प्रकार से ये क्या है, ये जर्नल का ही तो एक पार्ट है, ये एक बुक है ना, जर्नल के ही हिस्से हमने किए हैं, कुछ टुकड़े टुकड़े 6 पार्ट में जर्नल को बांट दिया। तो जर्नल की एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कैश बुक, वो टाइप है, ठीक है। उस कैश बुक के अब ट्रांजैक्शंस को क्या हम लेजर के अंदर कैश अकाउंट बना के क्या उसमें ट्रांसफर करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आपने कैश बुक बना ली तो आपको कैश अकाउंट को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कैश अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करना, किसमें? लेजर में। इसीलिए स्टूडेंट्स हम कैश बुक को ही कैश अकाउंट भी कहते हैं। कैश बुक को ही हम क्या कहते हैं? कैश अकाउंट। यानी मैं आपको कैश बुक पढ़ा रहा हूं या आपको कैश अकाउंट पढ़ा रहा हूं, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। आप अब इस चैप्टर में कैश बुक तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एक तरह से कैश अकाउंट भी सीख रहे हैं, क्योंकि कैश बुक आपने बना ली तो लेजर में कैश अकाउंट बनाने की तो जरूरत है ही नहीं। ये एक कारण है। अब क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि अब ये जो कैश बुक है, ये इसको हम कैश अकाउंट भी कहते हैं, तो ये कैश बुक आपकी जर्नल है या ये लेजर है? ये जर्नल का पार्ट है या लेजर का पार्ट है? देखो सिंपल सी बात है, कैश बुक किसका पार्ट है? जर्नल का। क्योंकि ये जर्नल का पार्ट है और कैश बुक को ही कैश अकाउंट भी कहते हैं हम, और कैश अकाउंट बनता है आपका लेजर में। तो इसको आपको क्या नाम दिया जाएगा इसके लिए? इसके लिए स्टूडेंट्स एक स्पेशल नाम है, अब हम स्पेशली इस टर्म है जिसके अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं इसको जर्नलाइज्ड लेजर। इसी वजह से स्टूडेंट्स हम इसको क्या कहते हैं? कैश बुक को, इसको हम जर्नलाइज्ड लेजर भी कहते हैं। तो अगर आपको कहीं भी जर्नलाइज्ड लेजर लिखा मिल जाए, इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? आप कैश बुक की बात कर रहे हैं, क्योंकि कैश बुक जर्नल में बनाई जाती है, जर्नल का पार्ट है, क्योंकि और कैश बुक को हम कैश अकाउंट भी कहते हैं, और कैश अकाउंट तो लेजर में बनाया जाता है, इसलिए। और कैश बुक बनाने के बाद कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए हमने कैश बुक को क्या कहा है? एक जर्नलाइज्ड लेजर नाम दिया है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका मीनिंग क्या है कैश बुक का। अब कैश बुक का मीनिंग समझा, कैश बुक कैसे बनानी है, कितने टाइप्स की है, वो हम अभी आने वाले टाइम में समझते हैं। चलिए आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम समझने जा रहे हैं उसमें हम समझेंगे कि हमारी कैश बुक कितने टाइप्स की। ये बेसिकली 4 टाइप्स की है। कौन से? पहली है सिंगल कॉलम, फिर डबल कॉलम, फिर ट्रिपल कॉलम, फोर्थ है पैटी कैश बुक। देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा। एक ही कॉलम किसका? कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का, यानी सिर्फ कैश का। कैसे? देखिए मान लीजिए ये आपकी कैश बुक का फॉर्मेट है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी? डेबिट, राइट हैंड साइड आपकी क्रेडिट। ये टी फॉर्मेट में बनेगा, जैसे अकाउंट बनता है ना, ठीक वैसे ही आपकी कैश बुक बनती है। अब सिंगल कॉलम के केस में स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड ये डेबिट साइड, यहाँ डेट आएगी, यहाँ पर्टिकुलर्स आएगी, और ये जो सिंगल कॉलम आपको दिख रहा है, यहाँ आप कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक क्रेडिट साइड में ये डेट, ये पर्टिकुलर, और ये जो अकेला कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे। अब स्टूडेंट्स कैश क्या है? कैश एक आपका एसेट है। अब जैसे ही आपके एसेट इंक्रीज होंगे, यानी आप क्या करेंगे? कैश की रिसिप्ट होगी, आपके पास कैश आया तो आपका एसेट बढ़ गया। जब भी हमारे एसेट इंक्रीज करते हैं तो हम उसको किस साइड रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड। मतलब जब भी स्टूडेंट्स आपका क्या हो? कैश की रिसिप्ट हो, आपके बिजनेस में कैश आए, तो आप उसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड। ठीक उसी प्रकार से जब कोई एसेट हमारा डिक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। यहाँ अगर आपका कैश है, कैश की आप पेमेंट कर रहे हैं, मतलब आपके बिजनेस से कैश कम हो रहा है, यानी आपके एसेट एक तरह से आपके एसेट भी कम हो रहे हैं, तो आप उसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। तो स्टूडेंट्स जितने भी हम कैश में क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे जी हमारी क्रेडिट साइड। अब ये अकाउंट की फॉर्मेट में होता है, तो जैसे ये डेट है, मान लीजिए साल लिखेंगे सबसे पहले आपका 2024 जनवरी 1, तो पहली तारीख को स्टूडेंट जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे इस साइड डेबिट साइड, तो आप उससे पहले लगाएंगे जी 2। और ठीक ऑन दी अदर हैंड जब आप इस साइड ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप पहले लगाते हैं उसके बाय। क्रेडिट साइड के लिए स्टार्टिंग होगी बाय से और डेबिट साइड स्टार्टिंग होगी 2 से। तो इस साइड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी आपको पहले 2 लगाना है। क्रेडिट साइड जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करेंगे पहले आपको बाय लगाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और,
स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपको बताया गया है कि आपके पास कैश इन हैंड यानी जो ओपनिंग बैलेंस है वो है जी रुपीज 20,000 20,000 रुपये। इसको स्टूडेंट्स आपको दिया गया है एज ए ओपनिंग बैलेंस, आपको बताया गया है ओपनिंग बैलेंस आपका कितना है 20,000 रुपये, यानी आपका साल के शुरुआत के फर्स्ट डे पहले दिन आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे आप, ये 20,000 की ओपनिंग बैलेंस की इस ट्रांजेक्शन को, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको लिखना होगा टू बैलेंस BD यानी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको हम ऐसे B/D करके लिखते हैं और यहां आप रिकॉर्ड कर देंगे रुपीज 20,000। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब स्टूडेंट्स आपको अकाउंट के केस में कैसे हम अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं, ठीक ऐसे ही यहाँ भी बैलेंसिंग करनी होगी। लास्ट में आप क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल कर देंगे। मान लीजिए इस साइड का टोटल आया आपका 20,000 रुपये, ठीक है। यहाँ आपने क्या की, टोटल रिसिप्ट्स, आपकी जो टोटल रिसिप्ट्स है इस साल आपको जो टोटल पैसा मिला मान लीजिए कि वो है 20,000 रुपये, और एज्यूम करते हैं कि आपने जो पेमेंट की है ना वो की है 15,000 रुपये, मतलब आपने जो टोटल पेमेंट्स इस साल की है वो है रुपीज 15,000 15,000 रुपये, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जब भी सिंगल कॉलम कैश बुक का केस हो जिसमें हम कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, याद रखना हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड से, हमेशा डेबिट साइड आपको ज्यादा मिलेगी आपकी क्रेडिट से। कारण क्या है, देखिए हमारे पास पहले कैश आएगा, कैश होगा तभी तो हम उसकी पेमेंट कर पाएंगे। अरे आपकी पॉकेट में पहले कैश होगा तभी तो आप किसी को दोगे, अगर आपके पास कैश ही नहीं है तो आप कैसे दे पाओगे उसको। तो इसका मतलब आपके पास पहले कैश है तो इसका मतलब आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, कैश का मतलब हमारी डेबिट साइड में पैसा है, उसके बाद ही तो हमने उसकी पेमेंट की है, कैश निकाल के हमने किसी को दिया है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमेशा डेबिट साइड किससे ज्यादा होगी, आपकी क्रेडिट साइड से। या तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होगी या दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी बैलेंस नील हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स कैश की पेमेंट करने के लिए पहले कैश होना जरूरी है। अब एक स्टूडेंट कहता है कि सर हम क्या करते हैं, किसी से कैश उधार भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए किसी से कैश उधार में ले लिया तो वो भी कैश आया ना आपकी पॉकेट में, तो आया उधार में लेके, तो पहले वो इसी साइड आया ना डेबिट साइड, उसके बाद फिर आपने आगे जाके किसी की पेमेंट की है, कैसे ही उसको खर्च किया है। तो हमेशा डेबिट साइड क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी सिंगल कॉलम कैश बुक के केस में। अब देखिए टोटल रिसिप्ट्स कितनी थी आपकी 20,000 रुपए, टोटल आपने पेमेंट कितनी की है स्टूडेंट्स यहाँ पे 15,000 रुपए, मतलब कितने पैसे बच गए आपके स्टूडेंट्स इस टाइम 5,000 रुपए साल के आखिरी दिन आपके पास बचे हुए हैं। साल की शुरुआत में आपके पास थे 20,000 रुपए और साल के एंड में यानी यहाँ आ जाइए आपकी 31 दिसंबर को आपके पास कितने रुपए बच गए 5,000 रुपए, 20 - 15 5। तो उसको आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे जी इसको ऐसे बाई बैलेंस CD यानी कैरिड डाउन, ये है जी आपका 5,000 रुपीज। ये साल के एंड में जो स्टूडेंट्स अब आपका जो बैलेंस बचा है ना, ये जो साल ये देखा था आपने कैश इन हैंड यानी ओपनिंग बैलेंस, यानी अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, मान लीजिए ये साल कौन सा था 2024, अब आने वाले टाइम में जब 2025 आएगा ना तो 2025 में आपका ओपनिंग बैलेंस क्या बनेगा, ये जो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ जो 5,000 रुपए थे ना, यही आपका क्या बन गया ओपनिंग बैलेंस। और इसको आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको ऐसे सेम टू बैलेंस BD, कितने रुपए जैसे यहाँ लिखे थे ना आपने, सेम यहाँ कितने 5,000 रुपए डेबिट साइड। बस ये इसकी आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका एग्जांपल किसका, सिंगल कॉलम कैश बुक का। स्टूडेंट्स अब जो सेकंड टाइप हम समझने जा रहे हैं वो है आपकी डबल कॉलम कैश बुक। देखिए इस टाइप की कैश बुक के अंदर आपके दो कॉलम बनेंगे और इस कैश बुक की एक खासियत ये है कि इसके अंदर फर्दर 3 पार्ट्स में ये क्लासिफाइड है। या तो आप कैश या बैंक के 2 कॉलम बनाएं, या फिर आप कैश या डिस्काउंट के 2 कॉलम बनाएंगे, या फिर बैंक या डिस्काउंट के आप 2 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, यानी कैश और बैंक से रिलेटेड। जब भी डबल कॉलम की बात होगी तो मोस्टली अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा वो कैश और बैंक के कॉलम से रिलेटेड मिलेगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ भी यही 2 कॉलम बनाए हैं, एक है जी आपका कैश का, एक है बैंक का आपके डेबिट साइड।
और वहीं ऑन दी अदर हैंड क्रेडिट साइड में भी सेम दो कॉलम, एक कैश और एक बैंक का। तो इस केस के अंदर स्टूडेंट्स आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसमें से। तो चलिए समझते हैं, मैं इसके अंदर आपको कुछ केसेस समझाने जा रहा हूँ। केस नंबर 1, स्टूडेंट्स जब भी बात हो आपकी ओपनिंग बैलेंस की, ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है कि साल के शुरुआत में पहले ही दिन आपके पास कितना आपके पास कैश है और कितना आपके बैंक में बैलेंस बचा हुआ है। जब भी स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड केस हो और आपका जो कैश बुक बना रहे हो वो है जी आपकी डबल कॉलम कैश बुक, तो उसको कैसे आपको रिकॉर्ड करना है अपनी ट्रांजेक्शन में। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर स्टूडेंट्स बात हो कैश इन हैंड की, यानी साल के शुरुआत में जो ओपनिंग बैलेंस में आपका केस हो कैश इन हैंड वाला, तो हमेशा याद रखना इसको आप किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, आपकी कैश बुक की डेबिट साइड। इसको हमेशा डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। और कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, यानी ये हमेशा आपके डेबिट साइड ही रिकॉर्ड होगा, कभी भी क्रेडिट साइड नहीं होने वाला, याद रखना। मान लीजिए साल है ये आपका 2024 जनवरी की 1 तारीख है, और इस दिन स्टूडेंट्स आपका जो कैश इन हैंड यानी ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितने रुपए है, मान लीजिए कि ये है आपका 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज। तो आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजेक्शन को, आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितने रुपए, 20,000 रुपये, और ये लिखेंगे आप कैश कॉलम के अंदर, ठीक है। सेकंड केस, अब स्टूडेंट्स बात है आपके बैंक बैलेंस की, यानी बैंक की। तो बैंक के केस में स्टूडेंट्स हम ये जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है इसको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देंगे, 2 टाइप्स के अंदर। अगर स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है कि आपके कैश एट बैंक, यानी आपके बैंक में कितना पैसा है, ठीक है, आपके बैंक में कितना पैसा है, अगर इसके बारे में बताया गया, आपका बैंक बैलेंस के बारे में बताया गया तो आप इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। और आप इसको रिकॉर्ड करेंगे किस नाम से, टू बैलेंस बीडी। मान लीजिए कि आपको बताया कितने रुपए हैं आपके बैंक में इस टाइम, 30,000, 30,000 रुपए। तो आप इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आप करेंगे जी यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, कितने, 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए जी ये यहाँ आ जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपको एग्जाम में बताया गया है कि यहाँ पे आपका है जी बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या दिया हो आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपके बैंक में मान लीजिए थे 30,000 रुपए और आपने बैंक से निकलवा लिए 40,000 रुपए, यानी आपके पास जितने पैसे थे आपने उससे ज्यादा निकलवा लिए। अगर आपको मान लीजिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 40,000 रुपए, तो स्टूडेंट्स आप इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, यहां आपको इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। बैंक के केस में जब भी आपको क्या आपकी एग्जाम में लिखा मिल जाए बैंक ओवरड्राफ्ट, और इसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहां आपको लिखना है बाई बैलेंस बीडी, आपको इस वर्ड में यूज करना है। तो आप यहां इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वही तारीख 1 जनवरी 1 बाई बैलेंस बीडी, कितने रुपए, ये हैं जी आपके 40,000 रुपए, 40,000 रुपीज। तो बैंक के सामने आप यहाँ 40,000 रुपए रिकॉर्ड कर देंगे बैंक के कॉलम में। यानी क्या मतलब समझे आप, ओपनिंग बैलेंस के केस में, कैश के केस में हमेशा हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे इसको टू बैलेंस बीडी में। लेकिन अगर आपको बैंक के बारे में दिया गया है तो बैंक के केस में स्टूडेंट्स 2 केस बन सकते हैं, या तो हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे या हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट साइड में अगर बैंक में पैसे हैं तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे, अगर हमने बैंक ओवरड्राफ्ट किया है तो हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे हमारी कैश बुक के अंदर, डबल कॉलम के केस में। ये था स्टूडेंट्स आपका पॉइंट नंबर 1। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको सेकंड पॉइंट समझाता हूं। स्टूडेंट्स अब जो सेकंड केस हम समझने जा रहे हैं उसमें हम बात करेंगे जी आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज की। देखिए कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे वो हमारे दोनों ही अकाउंट को बिल्कुल साइमल्टेनियसली अफेक्ट करती है। कौन से, एक तो हमारा जो कैश कॉलम में कैश अकाउंट है, दूसरा हमारा बैंक कॉलम में बैंक अकाउंट है, उनको अफेक्ट करेगी। दूसरी चीज, एक ही ट्रांजैक्शन में हम दोनों ही साइड क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। हम डेबिट साइड भी रिकॉर्ड करेंगे, हम क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करेंगे। तो इस केस में हमारी जो दोनों ही साइड है, डेबिट और क्रेडिट, हमारी कैश बुक की, उनके अंदर हम हमारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। कैसे,
कौन कौन से वो केसेस हैं, चलिए समझते हैं। देखिए बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्री के दो ही केस हैं। सबसे पहला, जब स्टूडेंट्स आप क्या करो, कैश डिपॉजिट करवाओ अपने बैंक में। मान लीजिए आपके ऑफिस में कुछ कैश था, आपने क्या किया, अपने कंपनी के बैंक अकाउंट में उसको डिपॉजिट करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ कैश था ₹10,000, तो स्टूडेंट्स 10,000 रुपए जब आप अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाओगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा और कैश आपका कम होगा। तो स्टूडेंट जब भी हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री हम करते हैं जी बैंक अकाउंट को डेबिट, क्योंकि हमारा एसेट इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे और जो एसेट हमारा डिक्रीज होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश अकाउंट कितने रुपए, 10,000 रुपए, 10,000। ये तो हुई इसकी जर्नल एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री के केस में मैंने क्या बताया कि दोनों ही साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड में, ये दोनों ही अकाउंट आपके ये अफेक्ट होंगे। इसमें कैसे, देखिए 10,000 रुपए बैंक में जमा करवाए हैं तो आप एंट्री करेंगे जी यहाँ पे बाई, आप एंट्री करेंगे यहाँ पे टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 10,000 रुपीज, यहां बैंक के कॉलम में। 10,000 रुपए बैंक में आए ना, तो जो एसेट हमारा इंक्रीज हुआ हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब जो डिक्रीज हुआ हम उसे क्रेडिट करेंगे। क्या डिक्रीज हुआ, हमारा कैश डिक्रीज हुआ। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे बैंक में हमारे पैसे जमा करवा दिए, उसकी वजह से ये जो हमारा कैश था ये क्या हुआ, कम हो गया। कितने वजह से, कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। इसलिए हम इस अकाउंट पे क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। केस नंबर 2, जब हम क्या करें, कैश विड्रॉ कर ले बैंक से ऑफिस यूज के लिए, अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने जो कैश निकाला है अपने बैंक अकाउंट से वो है जी 15,000 रुपए। इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, आपने कैश निकाला है यानी कैश आपका बढ़ गया, तो जो चीज आपकी बढ़ गई उसको हम डेबिट करते हैं एसेट के केस में। तो कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 15,000 रुपए। क्यों बढ़ा, क्योंकि बैंक से पैसे निकाल लिए। अब बैंक बैलेंस तो हमारा क्या हो गया, कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए, 15,000 रुपए। बस अब इस एंट्री को क्या करेंगे, यहाँ रिकॉर्ड कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स आप इस एंट्री को रिकॉर्ड करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले टू बैंक अकाउंट, कैश बढ़ा है ना, कैश आया है तो कितने रुपए से, 15,000 रुपए से, तो उसको हम डेबिट करेंगे। दूसरी बात, क्या कम हुआ, बैंक बैलेंस कम हुआ। किस लिए कम हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, कैश को विड्रॉ किया है ना, इस वजह से हमारा क्या हुआ, बैंक बैलेंस कम हो गया। तो बस बैंक बैलेंस को क्या करिए, बैंक अकाउंट को 15,000 रुपए से क्रेडिट कर दीजिए। सिंपल, बिल्कुल आसान है। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कॉन्ट्रा एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे, है ना, यहाँ हमने ये कॉन्ट्रा एंट्रीज को रिकॉर्ड किया है, तो कैसे पता चलेगा ये कॉन्ट्रा एंट्री है, उसके लिए स्टूडेंट्स आपको ये जो LF का कॉलम है यहाँ ऐसे C लिखना होगा। ये रिप्रेजेंट करता है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी कॉन्ट्रा एंट्री को। बस आपको ये चीज इसमें ध्यान देनी है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई बार क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स क्या लिखा मिल जाएगा कि जो प्रोप्राइटर है वो कैश विड्रॉ करता है बैंक से, लेकिन अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए नहीं, अपने पर्सनल यूज के लिए। क्या, जैसे कि एंट्री, केस नंबर है आपका C, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अपने बैंक से पैसा निकाला, लेकिन अब की बार किसके लिए, फॉर पर्सनल यूज के लिए। स्टूडेंट सीधी सी बात है, जब भी क्या करेगा प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा तो वो क्या कभी भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। सिंपल बात, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इस केस में जब भी क्या हो आपकी पर्सनल यूज से रिलेटेड, यानी हाँ यहाँ बात हो रही है स्टूडेंट्स ड्राइंग्स की, इसने यहाँ क्या किया, ड्राइंग्स किया। मान लीजिए कि यहाँ इसने पैसे निकाले हैं 25,000 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो सबसे पहले तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम। इस केस में स्टूडेंट जो हम जर्नल एंट्री करते हैं वो होती है जी आपकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसकी जर्नल एंट्री है केस में जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो हम करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 25,000 रुपए, टू, पैसे कहां से निकाले उसने, बैंक से, बैंक बैलेंस कम हो गया
टू बैंक अकाउंट कितने रुपए, 25,000 रुपए। तो इस केस में स्टूडेंट्स ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री का केस नहीं है, ये कॉन्ट्रा एंट्री का केस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे आप, सिंपल सी एक एंट्री करेंगे इस केस में, आप जी कर देंगे यहाँ पे बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट। आप इस साइड क्या लिखेंगे, बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितने रुपए निकाले उसने, 25,000 रुपए। किससे निकाले, बैंक से। तो बैंक में से आपने 25,000 रुपए क्या कर देने हैं, कम कर देने हैं बैंक के कॉलम में। बस ये था जी आपका कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड केसेस का। सिर्फ 2 ही केस होते हैं आपके कॉन्ट्रा एंट्री में। एग्जामिनर कंफ्यूजन के लिए तीसरा केस बनाने की कोशिश करता है जो कि ड्राइंग से रिलेटेड है। कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉन्ट्रा एंट्री का नहीं, ये सिंपल कैश बुक का केस है आपका। इसमें सिंपल आपकी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं फर्दर इसके केसेस बताता हूँ आपको। स्टूडेंट्स थर्ड केस अब हम समझेंगे, वो है जी आपका जब आपको चेक मिले। स्टूडेंट्स मान लीजिए कि हमारा कोई कस्टमर है जिसका नाम है जी गुरप्रीत, और गुरप्रीत ने हमें क्या किया, एक चेक दिया है कितनी तारीख को, वो है 10 जनवरी 2024 के दिन, और चेक मिला है हमें 50,000 रुपए का। अब इससे रिलेटेड आप ट्रांजैक्शन को अपनी इस कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसको समझते हैं। देखिए इससे रिलेटेड 2 केस हो सकते हैं। या तो स्टूडेंट्स आप इस चेक को डिपॉजिट करें उसी दिन जिस दिन आपको मिला है। केस नंबर 1, आपने क्या किया, इस चेक को डिपॉजिट किया है सेम डे, जिस दिन आपको चेक मिला उसी दिन आपने इस चेक को डिपॉजिट करवा दिया। किस दिन आपको चेक मिला, ये मिला है जी आपको जनवरी 10 को, इसी तारीख को आपने क्या किया, इसको डिपॉजिट करवाया। तो इस केस में स्टूडेंट्स आप इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमें चेक मिला है तो हमारे बैंक में पैसे आए हैं, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो जो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो आप करेंगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 50,000 रुपीज से। और टू चेक किसने दिया है, चेक दिया है गुरप्रीत ने, तो टू गुरप्रीत कितने रुपए से, 50,000 रुपीज से गुरप्रीत को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अब इस ट्रांजैक्शन को आपको अपनी कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करना है। देखिए चेक आपने सेम डे मिला, सेम डे ही अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। यानी जनवरी 10 को आपको चेक मिला था और जनवरी 10 को ही आपने इसको डिपॉजिट करवा दिया। तो आप इसको एंट्री करेंगे टू गुरप्रीत, गुरप्रीत ने दिया ना, कितने रुपए आपके बैंक में आए हैं, 50,000 रुपए। तो इसकी वजह से आपके बैंक के कॉलम में आप 50,000 की एंट्री कर देंगे डेबिट साइड से, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। केस नंबर 2, स्टूडेंट्स अब की बार आपने इस चेक को सेम डे डिपॉजिट ना करवा के आपने डिपॉजिट करवाया है कुछ टाइम के बाद। मान लीजिए कि आपने 3 दिन के बाद, आफ्टर 3 डेज इस चेक को डिपॉजिट करवाया। यानी यहाँ तारीख कितनी आई है, 13 जनवरी को। चेक मिला है आपको कितनी तारीख को, 10 जनवरी को। आपने डिपॉजिट करवाया है 13 जनवरी को, 3 दिन के बाद। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पहले उसको देखिए। सबसे पहली एंट्री आपको, सबसे पहली बात तो आपको चेक मिला है, तो चेक मिलने की एंट्री, जर्नल एंट्री करेंगे आप, वो होगी जी आपकी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का चेक मिला है, 50,000 रुपए का। और टू चेक किससे मिला है, गुरप्रीत से, तो टू गुरप्रीत, कितने रुपए से गुरप्रीत को क्रेडिट कर देंगे जी, 50,000 रुपए से। पहली एंट्री तो स्टूडेंट ये करेंगे आप, ये है जी आपकी एंट्री नंबर 1। लेकिन क्या आप इसको अपनी बुक्स में, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे। अभी आप इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो आपको, जो ये वाली एंट्री तो आपकी है 10 तारीख को, चेक तो आपको 10 तारीख को मिल गया ना, इस दिन आपको ये चेक यहाँ पे मिला है। लेकिन अब तक आपने इसको बैंक में डिपॉजिट तो नहीं करवाया, अभी तक तो ये कागज का टुकड़ा है जो किसी दूसरे व्यक्ति से आपके पास आया। इसमें कैश बुक या बैंक में बैलेंस थोड़ी बढ़ गया, आप बैंक में थोड़ी गए। लेकिन 3 दिन के बाद, आफ्टर 3 डेज स्टूडेंट्स, तारीख है जी 13 तारीख, यानी 13 तारीख को हम क्या करें, बैंक में गए और हमने इस चेक को डिपॉजिट करवा दिया अपने बैंक में। तो अब इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, इस केस में हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो हम ट्रांजैक्शन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। आपके बैंक अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, कितने रुपए से, 50,000 रुपए से।
अब आपको क्या करना है, अपनी कैश बुक के अंदर इस जो आपकी जर्नल एंट्री है इसको रिकॉर्ड करना है। क्यों? क्योंकि अब की बार आपके बैंक में पैसे आ गए हैं, आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो कितनी तारीख को रिकॉर्ड करेंगे हम यहाँ पे? इस केस में हम करेंगे जी जनवरी 13 को। यहाँ 13 तारीख को हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। और क्या रिकॉर्ड करेंगे हम? टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। कितने रुपए का चेक आया हमारे पास? 50,000 रुपए का। लो जी, ये एंट्री है स्टूडेंट्स जब आपको क्या हो, कोई चेक मिले। अब देखिए नेक्स्ट जो मैं आपको केस समझाने जा रहा हूँ उसके अंदर क्या होगा, हमें जो ये चेक मिला है ना ये डिसऑनर्ड हो जाएगा। ठीक है, हमने बैंक में पैसे चेक डिपॉजिट करवाया लेकिन बैंक में तो इस आदमी के पैसे ही नहीं थे। तो उस केस में कैसे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, चलिए अब उसको समझते हैं। तो फोर्थ केस है स्टूडेंट्स आपका, वो है जी आपका डिसऑनर्ड का। डिसऑनर, जब आपका चेक क्या हो जाए? डिसऑनर्ड हो जाए, चेक पैसे ही ना होगा बंदे के बैंक में, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? इस केस के अंदर स्टूडेंट्स हम कैसे ट्रांजैक्शन को करेंगे? मान लो कि हमें चेक मिला था कितने रुपए का? हमें चेक मिला है 90,000 या 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपए का चेक मिला था। चेक मिला है जी हमें 1 लाख रुपीज का। चेक रिसीव्ड फ्रॉम, मान लीजिए कि राम नाम के व्यक्ति से हमें चेक मिला था कितने रुपए का? 1 लाख रुपीज का। और वो क्या हो गया? वो हो गया जी आपका डिसऑनर्ड। तो स्टूडेंट्स इस केस में आप इसकी ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, ये ट्रांजैक्शन को आपको कैसे रिकॉर्ड करना है? सबसे पहली बात तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी आपको ये बताना है पहले। तो जर्नल एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स आप, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले राम ने दिया था तो डिसऑनर्ड हो गया है ना, तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक में पैसे आने वाले थे, अब नहीं आएंगे ना, तो इसलिए हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1 लाख रुपए से। और अब आप इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? आपको रिकॉर्ड करना है स्टूडेंट्स ये क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में आप इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे बाई राम, कितने रुपए? 1 लाख रुपए बैंक के कॉलम में 1 लाख रुपीस। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जब क्या हो, आपका चेक डिसऑनर्ड हो जाए तब आपको उसकी ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको फर्दर एक और केस बताता हूं जिसमें हम क्या करेंगे, अपने चेक को एंडोर्स कर देंगे। तो सर चलिए इसको नोट डाउन कीजिए पहले। स्टूडेंट्स फिफ्थ केस अब हम समझेंगे एंडोर्समेंट ऑफ चेक, यानी जब क्या करे, आपको कोई व्यक्ति चेक दे और आप उस किसी और व्यक्ति को वो चेक दे दे। तो इस केस में क्या होगा? मान लीजिए स्टूडेंट्स ये एक चेक था 20,000 रुपए का। ये चेक हमें मिला किस व्यक्ति से? अरुण से। अरुण ने ये चेक दिया हमें 1 अप्रैल 2024 को। फिर हमने क्या किया, इसको एंडोर्स कर दिया, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। किसको? विशाल को। कितनी तारीख को? 3 अप्रैल को, यानी 3 दिन के बाद हमने वो चेक विशाल को दे दिया, जो कि हमें किससे मिला था? अरुण से। तो इसकी सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज क्या होगी, पहले उसको समझते हैं। तो इस केस में स्टूडेंट्स सबसे पहली जर्नल एंट्री आप करेंगे 1 अप्रैल के दिन। तो 1 अप्रैल के दिन जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी जी आपकी, बताइए क्या रूल था हमारा जर्नल एंट्रीज का? आपको चेक मिला है तो क्या हुआ, आप किसको डेबिट करेंगे? चेक इन हैंड को। तो आप एंट्री करेंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? ये चेक मिला है आपको 20,000 रुपीज का। और किससे मिला है? आपको मिला है अरुण से। तो टू अरुण, अरुण को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे कितने रुपए से? 20,000 रुपए से। ये है इसकी पहली जर्नल एंट्री। अब आपने क्या किया, ये 3 अप्रैल 2024 को विशाल को दे दिया। तो अब तारीख आ गई जी 3 अप्रैल। तो इस दिन की जर्नल एंट्री क्या होगी? आपने ये चेक किसको दिया? विशाल को। तो इसकी एंट्री होगी विशाल अकाउंट डेबिट। विशाल को आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे टू, क्योंकि अब चेक आपने उसको दे दिया, तो आप चेक्स इन हैंड अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से? 20,000 रुपए से। ये है स्टूडेंट्स जब आपका क्या हो, एंडोर्समेंट का केस हो, यानी एक बंदे से आपको चेक मिला और आपने दूसरे व्यक्ति को वो दे दिया। तो अब एक बात बताइए,
क्या आप इस एंडोर्समेंट ऑफ चेक की इस ट्रांजैक्शन को क्या आप अपनी इस कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? आपको चेक मिला, क्या आपने वो बैंक में डिपॉजिट करवाया? नहीं करवाया, आपने वो अपनी पॉकेट में रखा। उसके बाद आपको कौन मिल गया? आपको मिल गया ये विशाल। आपने क्या किया? वो चेक विशाल को दे दिया। क्या विशाल ने वो डिपॉजिट करवाया? नहीं करवाया। तो जब वो चेक मिला है वो तो एक तरह से कागज का टुकड़ा था, किसी ने आपको दिया, आपने दूसरे को दे दिया। आपके बैंक में पैसे तो नहीं आए ना, तो कोई इफेक्ट तो पड़ा ही नहीं अब तक आपके बैंक अकाउंट पे। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये जो ट्रांजैक्शन होगी इसको हम हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इस केस में हम हमारी कैश बुक के अंदर एंडोर्समेंट वाले केस को, हमारी चेक बुक जो हमारे चेक से रिलेटेड है उसको हमारी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे आपके, जब भी आप क्या करेंगे डबल कॉलम कैश बुक को प्रिपेयर करेंगे आपकी कैश कॉलम और बैंक कॉलम से रिलेटेड। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, अब आपको क्या करना है लास्ट में, अब हम करेंगे स्टूडेंट्स बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब आप क्या करेंगे, ये जो दोनों अकाउंट है इनका टोटल करेंगे। अब ऑब्वियस ही बात है, कैश जो आपका जो ये कॉलम है यानी जो कैश अकाउंट है इसका टोटल हमेशा आपका डेबिट साइड का ज्यादा मिलेगा, किससे? क्रेडिट साइड से। इसका टोटल हमेशा क्या मिलेगा? आपको ज्यादा मिलेगा, और इसका टोटल हमेशा आपको कम मिलेगा। तो यानी यहाँ जो बैलेंस आएगा आप उसको कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे जी यहाँ पे बाई बैलेंस CD करके, बाई बैलेंस CD। और वो जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट आपकी आई है ना यहाँ पे, इसमें से आप क्या करेंगे? इस अमाउंट को लेस कर देंगे जो ये टोटल हुई है, और यहाँ आपका बैलेंस आ जाएगा वो जितना भी है। लेकिन बैंक के कॉलम में स्टूडेंट्स क्या होगा, ये साइड ज्यादा भी हो सकती है डेबिट साइड क्रेडिट साइड से, और ये डेबिट साइड कम भी हो सकती है क्रेडिट साइड से, क्योंकि यहां हमने याद है ना ये 40,000 में मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या था? ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट था, ये था आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट। तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा हो सकती है आपकी डेबिट साइड से। देखिए यहाँ है ना, यहाँ हमने बाई बैलेंस BD लिखा है ना, इसके लिए, ये किसके लिए लिखा हमने? बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए। तो इस केस में जब ये साइड ज्यादा हो स्टूडेंट्स इस साइड से, तो आप क्या ट्रांजैक्शन करेंगे, इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आप करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे एट द एंड टू बैलेंस CD, है ना। तो ये जो साइड का स्टूडेंट्स आपका टोटल होगा, आप इस साइड के टोटल में से आप इस साइड को क्या करेंगे? लेस कर देंगे, और यहाँ जो भी अमाउंट आएगी आप उसको बैंक के कॉलम में लिख देंगे, और इसको फिर आपको क्या करना है? फर्दर कैरी फॉरवर्ड। थर्ड टाइप है जो आपकी कैश बुक की, उसका नाम है जी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। यानी इसके अंदर आप अपनी जो कैश बुक के अंदर 3 कॉलम बनाएंगे। एक होगा जी आपका कैश का, सेकेंड कॉलम स्टूडेंट्स आपका बैंक का, थर्ड है जी आपका डिस्काउंट। सेम क्रेडिट साइड, एक होगा आपका कैश का, सेकंड होगा आपका बैंक का, और थर्ड होगा जी आपका डिस्काउंट का। और वैसे ही जैसे यहाँ आएगा आपका लेजर फोलियो का एक कॉलम, और ठीक इस साइड भी आएगा आपका लेजर फोलियो का। इससे पहले आप वाउचर वो मर्जी आप बनाए तो नहीं बनाए। डिस्काउंट अगर आपको मिलता है, आप डिस्काउंट जब भी आपको मिलेगा तो आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। जब भी आप डिस्काउंट अलाउड करेंगे, यदि अपने दूसरे कस्टमर्स को देंगे, तो आप उसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स? डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। किस केस में? आपके ट्रिपल कॉलम कैश बुक के केस में। एक होता है स्टूडेंट्स पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के अंदर हमारे मेनली पेटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे होते हैं 1000 रुपए से कम, जैसे कि बस का आने का किराया, टैक्सी का किराया, कैरिज का, ये छोटे मोटे माल भाड़े के जितने भी अमाउंट होती है उसके लिए अलग से थोड़ी ना हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। ऐसे तो बहुत हमारी वॉल्यूम बढ़ जाएगी ट्रांजेक्शन्स की। तो उसके लिए जो हम कैश बुक बनाते हैं वो है जी आपकी पेटी कैश बुक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आने के पूरे आपके चांसेस हैं। तो इसको विद थ्योरी में आपको आगे लेक्चर में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 3 आपकी जो ये कॉलम है उसमें से ये और ये काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनके मैं आपको प्रैक्टिकल समझाने वाला हूं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आपके प्रैक्टिकल्स आपके इन दोनों ही केसेस से।